इनकम टैक्स, जीएसटी, चावल, किसान, एम्स, क्या इस बार के बजट में इन सब से जुड़े कुछ बड़े ऐलान होने वाले हैं? पिछली बार टैक्स लिमिट 12 लाख की गई, क्या इस बार और कम होने वाली है? और उत्तर प्रदेश वालों के लिए सरकार कुछ स्पेशल प्लान कर रही है क्या? निर्मला सीतारमण की प्री बजट मीटिंग में वीबीजी रामजी बिल और मनरेगा का कंपैरिजन करके राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बोले? बजट 2026 का पूरा बिल्डअप आज आपके सामने रखेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। इस बार 1 फरवरी को रविवार होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अब क्लैरिटी मिल गई है। लॉक द डेट 1 फरवरी। 10 जनवरी को एक प्री बजट मीटिंग हुई। मीटिंग को चेयर किया निर्मला सीतारमण ने। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, इनमें कई लोग शामिल हुए, साथ में वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी। बजट सिर्फ केंद्र सरकार का कागज नहीं है। देश के स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बसें, बिजली, ये सब ज्यादातर राज्यों के जरिए ही चलता है। इसीलिए केंद्र बजट से पहले राज्यों से पूछता है कि उनकी मांगे क्या है। और इस बार राज्यों ने एक सुर में कहा कि पैसा कम पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में आंचल मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों ने साफ कहा कि जीएसटी की दरें घटने के बाद उनकी कमाई को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी के लिए जीएसटी सस्ता होना एक अच्छी खबर है, लेकिन राज्यों के लिए इसका मतलब है कम टैक्स और कम रेवेन्यू। 2017 में जब पहली बार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ था, तब अगर राज्यों की जीएसटी से कमाई गिरती थी तो केंद्र सरकार उन्हें मुआवजा देती थी। कई सालों तक ये कॉम्पनसेशन मिला और फिर एक तय तरीके से बंद किया गया। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, सितंबर 2025 से जीएसटी के सिर्फ 2 रेट्स हो चुके हैं, ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 5% और 18%। इस बदलाव के बाद राज्यों का कहना है कि जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन पैसों का फ्लो पहले जैसा नहीं रहा। कुछ राज्यों ने यह भी कहा कि जीएसटी के बाद उनकी वित्तीय आजादी कम हो गई है। मतलब ये कि पहले राज्य खुद तय करते थे कि उन्हें कहां से कितना टैक्स वसूलना है। अब ज्यादातर फैसले जीएसटी काउंसिल में होते हैं, जहां केंद्र की भूमिका ज्यादा मजबूत है। आपको मालूम ही है, केरल जैसे राज्यों ने तो यहां तक कहा कि उनकी आर्थिक हालत इतनी दबाव में है कि उन्हें खास पैकेज की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस बैठक में राज्यों ने रोजगार और जमीन से जुड़े कामों को लेकर भी साफ चिंता जताई। राज्यों का कहना था कि सरकार ने मनरेगा की जगह अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण स्कीम को रख दिया है, और नई स्कीम में पैसों के बंटवारे को लेकर राज्यों को दिक्कत है। मनरेगा में अगर गांव में काम की मांग होती थी तो मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन नई योजना में कहा जा रहा है कि 40% पैसा राज्यों को खुद देना होगा, जो कई राज्यों के लिए एक भारी बोझ है। इसीलिए राज्यों ने मांग की कि रोजगार फिर से डिमांड ड्रिवन हो, यानी मांग पर आधारित हो, और योजना की बनावट बदली जाए। केंद्र की फंडिंग पर कोई सीमा न हो। इसी बैठक में कई राज्यों ने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का मुद्दा भी उठाया। राज्यों का कहना था कि ये लोग जमीन पर सबसे आगे काम करते हैं, बच्चों, महिलाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम है। केंद्र को इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखना चाहिए। इन मुद्दों के अलावा कुछ राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश के लिए स्पेसिफिक मांगे भी रखी। जैसे बंगाल सरकार का कहना है कि करीब 1,97,000 करोड़ रुपए के फंड अभी भी अटके हुए हैं, जो खाद्य वितरण, पंचायत और आवास योजनाओं से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी बजट उम्मीदें रख चुकी है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्रीय बजट में खास रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एम्स और बुंदेलखंड में एक आईआईटी बनाने की घोषणा होनी चाहिए। लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो एक्सपेंशन की भी मांग रखी। याद रहे कि बंगाल में इस साल और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ये तो हुई वो मांगे जो राज्यों ने मीटिंग में वित्त मंत्री के सामने रख दी। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स की भी कुछ मांगे हैं जो किसी मीटिंग में उठे या ना उठे, लेकिन उन पर बात होनी जरूरी है। तो अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात एग्रीकल्चर की, उसमें भी खासकर राइस एक्सपोर्टर्स की। कुछ फ्रेश डेटा ये कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यात करने वाला देश है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के टोटल राइस ट्रेड में लगभग 40% हिस्सा भारत का है। 2024-25 में लगभग 20 मिलियन टन चावल दुनिया भर में भारत से गया है, लगभग 170 देशों में। ऐसे में अगर चावल का एक्सपोर्ट कमजोर होता है तो किसानों की आमदनी कम होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन IREF ने निर्मला सीतारमण से बजट 2026 में कुछ मांगे रखी हैं, और सबसे बड़ी मांग सबसे सिंपल भी है और सबसे बड़ी भी कि एक्सपोर्टर्स के लिए लागत कम हो, कॉस्ट कम हो, ताकि उनकी कमाई बेहतर हो सके। इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि एक्सपोर्ट क्रेडिट पर 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, इससे कर्ज सस्ता मिलेगा।
लॉजिस्टिक्स पर 3% सब्सिडी दी जाए, जैसे कि चावल को खेत से पोर्ट तक लाने में जो खर्चा होता है उसमें छूट मिले, और टैक्स और ड्यूटी रेमिशन का भुगतान भी समय पर हो। किसानों की बात हो गई, अब मिडिल क्लास की बात। आपको मालूम ही है कि 2025 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। सैलरी वालों के लिए नया टैक्स सिस्टम लाया गया था, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इससे लोगों के पास महीने में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा हाथ में बचने लगा, जिससे खर्च करने की क्षमता बढ़ी। परचेजिंग पावर बोलते हैं इसे, इसी को कहते हैं कंजम्पशन बढ़ना। अब सवाल ये है कि क्या 1 फरवरी को आते बजट में हमें फिर से टैक्स में कुछ खास राहत मिलेगी? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार भी सरकार कंजम्पशन फोकस्ड फैसले ले सकती है। उदाहरण के तौर पर इनकम टैक्स में कुछ और छूट या स्लैब में बदलाव हो सकता है, जो मिडिल क्लास को आगे भी राहत दे। हालांकि उम्मीद है कि सरकार बड़े स्टेप्स की बजाय छोटे छोटे टैक्स ब्रेक्स उन पर ध्यान देगी। जानकारों का मानना है कि बजट 2026 के फैसले हेडलाइन ग्रैबिंग होने के बजाय छोटे, टारगेटेड और ठोस सुधारों की तरफ जा सकते हैं। मसलन इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव, कंप्लायंस आसान करना, टैक्स को सरल बनाना, ताकि मिडिल क्लास और छोटे बिजनेस को फायदा हो। बजट से जुड़ी एक उम्मीद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी सामने आ रही है। शैलेट होटल्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्वेतांग सिंह ने मिंट से कहा कि भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आज 4 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, और अनुमान है कि 2035 तक ये संख्या 6 करोड़ 40 लाख तक पहुंच सकती है। बावजूद इसके इस सेक्टर को अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा नहीं मिला है, जो इसके एक्सपेंशन में, इसके विस्तार में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि बजट 2025 में सरकार ने 50 चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया था, लेकिन इंडस्ट्री चाहती है कि ये सुविधा पूरे सेक्टर को मिले, और इसकी वजह साफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से सस्ता क्रेडिट, कम बिजली पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स में राहत मिलती है, माने जैसे सुविधाएं सड़क को या पोर्ट बनाने के सेक्टर को मिलती है वैसी। साथ ही इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि टूरिज्म को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाए, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ नीति बना सके। अब बात रियल एस्टेट सेक्टर की। उमिया बिल्डकॉन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिरुद्ध मेहता ने मिंट से बात करते हुए कहा कि ये बजट घर खरीदना सस्ता बनाने, फाइनेंस की लागत घटाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका है। उनका कहना है कि बीते 1 साल में बड़े शहरों में घर की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, यानी मांग तो तेज है, लोग काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, एक तरीके से अनअफोर्डेबल हो गया है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट, खासकर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी को बढ़ाया जाए, ताकि होम बायर्स पर आर्थिक दबाव कम हो। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सेक्शन 80 IBA के तहत प्रोत्साहन बढ़ाने की मांग भी रखी गई है, जिससे डेवलपर ज़्यादा सस्ते घर बना सके और देश में घरों की जो भारी कमी है उसको पूरा किया जा सके। अनिरुद्ध मेहता का मानना है कि अगर बजट खरीदार और बिल्डर दोनों का बैलेंस बनाए तो इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा, और 2026 में अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा भी मिलेगा। आपको क्या लगता है, बजट 2026 में केंद्र सरकार के मेन मुद्दे और रिफॉर्म्स कौन से होने वाले हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉक।